वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट क्या हो गई है? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और क्या क्या चीजें इसमें बारे में हमें पढ़नी है वो हम सब लोग देख लेते हैं। साथ ही साथ देखिए भाई, आप में से जो बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम पेड ग्रुप मतलब हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो देखो यार, आपको ये पीडीएफ पेड ग्रुप से ही मिलेगी। और ये है हमारा ओनली करंट अफेयर का चैनल टेलीग्राम का। और ये हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एनसीआरबी की रिपोर्ट, डिसेबिलिटी के बारे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में आ चुका है। क्रेडिबिलिटी और फार्मर सुसाइड, जो आज के मेन टॉपिक्स हैं, ये सारे मेन से जुड़े हुए हैं। फिल्म से इनमें कम क्वेश्चन बनेंगे पर मेन से काफी ज्यादा बनने का चांस है। जैसे सबसे पहले अभी क्राइम्स के ऊपर रिपोर्ट आई है एनसीआरबी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, रिपोर्ट नहीं, रिकॉर्ड्स। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए बोला है कि भाई विमेन सेफ्टी और ये सब चीजें जो हैं उसके बारे में अपनी रिपोर्ट को इन्होंने जारी करके सबसे ज्यादा क्राइम जितनी भी मेट्रो सिटीज है उसमें से सबसे ज्यादा क्राइम दिल्ली में देखने को मिले हैं। और एनसीआरबी जो है वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात कर रही है कि हमें किस तरीके से जो है क्राइम को कम करने की जरूरत है। तो एनुअल रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें ये बोला है कि पिछले जो है 2022 के कंपैरिजन में 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है। और किडनैपिंग के इंसिडेंट्स थोड़े बढ़े हैं और क्राइम रेट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। तो अर्बन एरियाज में थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। ये एक स्टेटमेंट फिल्म्स में स्टेटमेंट बन सकती है। आते हैं ना जो है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उस टाइप में ये वाली स्टेटमेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकती है, चांस है अच्छा। बाकी 15% का जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है क्राइम में और सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिला है। जबकि सबसे ज्यादा रेप केसेस राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो एक तरीके से जो है एनसीआरबी ने जो अपनी ये रिपोर्ट जारी करी है उसमें काफी सारी बातें एकदम स्पष्ट कर दी है। और महाराष्ट्र में सुसाइड केसेस ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कंसर्निंग ट्रेंड है ये सारे, बहुत सही चीज नहीं है, ये कंसर्न वाली चीजें हैं सारी। क्राइम रेट चाहे कम हो गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हम लोग ने ये तो पढ़ लिया कि सबसे अनसेफ कौन सी जगह है, तो क्या इन्होंने ऐसा भी कुछ बताया कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो सबसे कम ऑफेंसेस जो हुए हैं, कोग्निजेबल ऑफेंसेस, वो हुए हैं कोलकाता में। कोलकाता सेफेस्ट है, सेकंड में पुणे है और थर्ड में हैदराबाद है। ये सेफेस्ट सिटीज में डिनोट की गई है, तो ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, सुसाइड केसेस आपको बता ही दिया है। टॉप करने वाली महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। और सबसे बड़ा जो रीजन है कि ये सुसाइड केस क्यों बढ़े हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली प्रॉब्लम, दूसरा मैरिज की प्रॉब्लम्स, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिली है। और ये भी पता चला है कि एससी और एसटी के जो पीपल हैं उनके अगेंस्ट अत्याचार, अत्याचार को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट्रोसिटीज, ये भी बढ़ी हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़ी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस यही देखने को मिले हैं। राइट। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से सारे फैक्ट्स याद करते हुए वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी बात करा है कि भाई वायलेंस बढ़ा है और रिपोर्ट कम हो गए हैं। मतलब कि ऐसे इंसिडेंट्स इतने हो गए हैं कि लोग रिपोर्ट करना बंद कर दिए और वुमेन की हेल्थ पे इससे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो इस चीज को सह रही हैं। तो उनकी फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, इन सभी हेल्थ पे एक ना एक प्रभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एचआईवी इन्फेक्शन का जो पूरा एक दौर है वो भी वापस चल पड़ा है। ठीक है भाई, तो विमेन के लिए तो काफी सारे स्टेप्स इंडिया ने, सरकार ने लिए ही हैं। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने वन स्टॉप सेंटर स्कीम स्टार्ट करी, वुमेन हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ये ताकि
महिला के साथ जो है महिला ही यहाँ पर सिर्फ एक जो है बात कर सके, सारे इश्यूज में महिला ही यहाँ पर रिपोर्ट करे। तो ये सब कुछ जो है स्टार्ट किया गया है। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी थी? एनसीआरबी। ओके, एनसीआरबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, टॉप 10 तो नहीं, टॉप 2-3 स्टेट से सिटी भी पढ़ लोगे उतना भी बहुत है, जितना बता दिया उतना भी पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, बाकी आगे आने वाले समय में थोड़ा जेंडर सेंसिटिविटी लेकर के आने की जरूरत है, जिसमें वुमेन के इश्यूज को और ब्रॉडर वे में, वैसे काफी इंप्रूवमेंट आया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला या क्या कैसा, काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। काफी नए नए स्टेप्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिए हैं जिसमें और ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन वही है कि इम्प्रूवमेंट अभी भी बहुत ज्यादा और देखने की जरूरत है, चाहे इकोनॉमिकली भी एम्पावरमेंट हो, मैरिज, डिवोर्स, कस्टडी, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, ये सबसे भी जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होती है। एजुकेशन पे ज्यादा और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि पेट्रियार्किकल नॉर्म्स को हटा के जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रही मेट्रियार्कल होगा, पर पेट्रियार्कल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था फर्स्ट पूरा आर्टिकल, जिसमें आप लोगों ने ये देखा कि अभी हाल फिलहाल में जो एक पूरी रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। यहाँ पर रिपोर्ट के फैक्ट्स याद करने हैं, की फाइंडिंग्स पे ही सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ही की फाइंडिंग पे आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को की फाइंडिंग्स को डिटेल में सारा स्टडी करना है। ठीक है, की फाइंडिंग्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं से ही सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे। और वही बात है कि वही मेन चीज है कि आपको अच्छे से वही लर्न करना है। ठीक है, सेकेंड आर्टिकल भी देख लो आप लोग, वो है डिसेबिलिटी इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि दिसंबर का जो महीना है वो डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा मनाया गया है। डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अवेयरनेस मंथ कहते हैं, जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना है। ऐसे लोग जो मतलब जिनको डिसेबिलिटीज है उनका ध्यान में रखते हुए डिसेबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना है, और इम्पोर्टेंस क्रिएट करनी है इन चीजों की। इम्पोर्टेंस क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को यहाँ पर देखा जाए। उसका एक स्टैटिस्टिक्स निकल के आया है कि 1.3 बिलियन ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार की दिव्यांगता, डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, जिसमें 80% लोग डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, और 80 में से भी 70% लोग रूरल एरिया, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये एक रिपोर्ट निकाली है, और इसी के तहत ये बात जो है बोली गई है कि भाई जो डिसेबिलिटी, जो पूरी एक डे भी मनाया जाता है, असल में इसका तो पूरा एक 2015 से डिसेबिलिटी आपने सुना होगा 3 दिसंबर, लेकिन इस बार तो पूरा महीना ही बना दिया इन्होंने। यूएन ने ही स्टार्ट करवाया था ये डिसेबिलिटी डे वाला। तो फिलहाल तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको रीड कर लो। कुछ नहीं है, वही वही है, बस थोड़ा सा एक बार आपको रीड रीड करना है। 3 दिसंबर को तो मैंने बताया ना, विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका पूरा एक समारोह या उत्सव हुआ था, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट के रूप में गई थी, और इसको जो पूरा ऑर्गेनाइज कराया था। अब देखो एक और चीज, डिसेबिलिटीज का जो पूरा सेक्शन आता है वो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसे हम ये बोलते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं ये हमारी जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, ये और ज्यादा 3 से 7% हमारी जीडीपी को इंक्रीज कर सकता है, और हर एक डिसेबल पर्सन को अधिकार है कि वो अपना काम करे, चाहे वो किसी भी प्रकार से है, वो किसी भी कार्य को रखने की क्षमता रखता है। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि कई जगह पर चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि सरकार ने भी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत सी योजनाओं को लागू किया है, विशिष्ट पहचान पत्र दिया है। सरकार यही चाहता था कि भाई उन विशिष्ट पहचान पत्र से उनका क्या होगा, सिर्फ जो भी हम लोग यहाँ पे स्कीम चलाते हैं डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ, ताकि सरकार उन लोगों को तो पता चले ना कि हमारे लिए ये स्कीम चल रही है, वरना उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे लिए स्कीम क्या चल रही है ना। तो वो जरूरी था यहाँ पर। और साथ ही साथ
सरकार ये चाहती है कि भाई रूरल एरियाज में लोगों को जो डिसेबिलिटी ज्यादा फेस करनी पड़ती है, वहां पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, काम का भी दिक्कत होती है, साथ ही साथ फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स की भी कमी होती है, तो वहां पर थोड़ा उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसी के लिए यहाँ पर एक एक्ट भी आया था 2016 में, राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो डेफिनेशन यही थी इसकी कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं अलग अलग तरीके से, 7 से 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई, जिसमें आपको मानसिक रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम अक्षमता, देखने में अक्षमता होती है, सेरिब्रल मतलब क्या होता है कि दिमाग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल स्पीच की प्रॉब्लम हो जाना, हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, डेफनेस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। और इसी के लिए रिजर्वेशन भी बोला गया है कि 3 से 4% यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में और 3 से 5% हायर एजुकेशन में इनकी रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया 6 to 18 ईयर्स का होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर ये पीपल हैं, उन पीपल के लिए यहाँ पर एक अलग से कैंपेन चलना चाहिए। जैसे एक स्पार्क प्रोग्राम भी आया था। आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनी थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सबसे पुरानी यूएन की आज की एजेंसी है, यूएन से भी पुरानी एजेंसी है, जो कि अब यूएन में के अंडर काम करती है, क्योंकि यूएन तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय बना है और ये बना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इन्होंने और एग्रीकल्चर फंड ने हमारे भारत के महिला विकास निगम के साथ पूरा कोलैबोरेट करके स्पार्क प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। स्पार्क का मतलब होता है स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो अपने अच्छे से काम करेंगे। डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स लगाएंगे, जिसमें वो लोग विमेन जो होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और ये सब लोग जो होंगे उनसे कम्युनिकेशन करके कम्युनिटीज बनाएंगे और एक तरीके से उनको हेल्प की जाएगी। सरकार ने इनके लिए, जैसे हम बताया मैंने, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी पोर्टल लागू किया है, जिसमें क्या होता है, अलग से उनकी पहचान बनेगी ताकि उन तक डायरेक्ट हम लोग सेवा को पहुंचा सके। अभी क्या है ना, पहचान नहीं होती तो सेवा पहुंचाने का टाइम या समय या फिर किस व्यक्ति के लिए है वो उनको पता भी नहीं चल पाता। ऐसी सुगम्य भारत योजना भी स्टार्ट की ताकि उन लोगों को जो ट्रैवल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो इजी हो जाए। ऐसे ही दीनदयाल दिव्यांग रिहैबिलिटेशन स्कीम स्टार्ट की एनजीओ के साथ। स्पेशल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कम्युनिटी बेस्ड प्री स्कूल्स, इन सब में उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। ठीक है। डिवाइसेस की उनको जो है इजी किया गया, उनको हायर एजुकेशन करने के लिए थोड़ा बेटर जो है, आप कह लो स्कॉलरशिप्स जो कह सकते हो, उस टाइप से दिया गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करी गई। राइट। और एक और चीज बता दूं, 2023 के लिए 3 दिसंबर को ही नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए थे। सबसे पहला अवार्ड जो दिव्यांगता के लिए दिया जाता है वो है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन। हिंदी में लिख देती हूँ मैं, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, ये सबसे पहला है। ठीक है। इस तरीके से जो है अवार्ड्स भी इसके ऊपर दिए जाते हैं। हमारी प्रेसिडेंट ही यहाँ पर गई थी और ये अवार्ड भी दे के आई थी। क्लियर हुआ? इंफॉर्मेशन क्लियर हुई? उसके अलावा फंडामेंटल जो है वो चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि देखो यार, अगर हम लोग अपनी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग जनों को अपने साथ इंक्लूड करेंगे, तो हमारे हर जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, सतत विकास लक्ष्य हो, कमिटमेंट, सॉलिडरिटी, हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं चेंज आएगा और उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। इस आईडी कार्ड से उनको बहुत बेनिफिट्स और सर्विसेज मिल गई, क्योंकि उनमें एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर के थ्रू वो डायरेक्टली अपनी यहाँ से जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटीज होती हैं उसको अवेल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये सब कैंपेन चला करके सरकार उनकी एक लाइफ को बेटर कर रही है। तो ये सब जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ये सब आपके क्वेश्चन में काम आएंगी, जो आपका मेंस की आंसर राइटिंग होगी। कभी भी आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में दिव्यांग और ये इंक्लूजन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ये वाला आंसर अपना लिखोगे। ठीक है। इस टाइप से अपना पूरा आंसर कंप्लीट करना। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है कि ये क्या क्या हेल्प करते हैं, जो आपको लिखवाया ना, ये हेल्प करते हैं जीडीपी इंक्रीज करना, रूरल एरियाज में ये एक्ट के बारे में बताना, और सरकार का स्पार्क प्रोजेक्ट, ये सब फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं उस पूरे आंसर राइटिंग में। ठीक है। ये यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, सुगम्य भारत योजना, ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर को बेटर करने के लिए स्कीम्स और ये सारी चीजें लिखोगे, तभी आंसर अच्छा बन पाएगा। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अपने अपने नोट्स में नोट कर लेना। अभी इसके बाद जो भोपाल गैस ट्रेजेडी सभी लोग जानते हैं, दिसंबर 1994 में हुई थी।
3,000 लोगों की डेथ हुई थी। पॉइजनस गैस रिलीज हुई थी। कौन सी पॉइजनस गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसकी वजह से जो है 3 दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया से भोपाल मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डिजास्टर सबसे बड़ा हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC 40 टन की गैस लीक होने की वजह से करीब करीब हमारे 3,000 मजदूरों की डेथ हो जाती है। अब इन सब की वजह से जो है भोपाल एक ही समय में इतना जबरदस्त वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आप जानते भी हो, अगर आपने मूवी भी देखी हो इसके ऊपर, मेरे हिसाब से रेलवे मैन आई है ना मूवी, रेलवे मैन मूवी आई है, उस रेलवे मैन में आपको ये दिख जाएगी पूरी एक इसके ऊपर की स्टोरी भी आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से जो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हुआ है, इससे पूरा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया था, सॉइल तक पानी चला गया था, जिसकी वजह से आज भी कई लोगों को जब वो पैदा होते हैं तो बर्थ में डिफेक्ट, किसी को कैंसर, किसी को कोई और प्रॉब्लम, मतलब पॉपुलेशन में आज भी कोई ना कोई समस्याएं हैं। सरकार ने बहुत कोशिश करी है कि उसमें पानी और अंडरग्राउंड केमिकल्स को सब कुछ चेंज किया जाए। सॉलिड टॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है, तो लेकिन एक्सीडेंट जब हुआ था तो उसके पीछे बहुत बड़ी तबाही मची थी। ठीक है, 3 डिकेड्स तक ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन देखने को मिला है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और जुडिशरी ने भी काफी इंटरफेयर करके मध्य प्रदेश की सरकार को बोला है कि भाई साफ सुथरा वाटर जो है 14 एरियाज में ही पहुंचाओ प्रॉपर। ठीक है, और 50 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए ताकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेके आया जाए। और कंपनसेशन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 के तहत 50 करोड़ RBI से पूरी तरीके से मिलेंगे और लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और आगे आने वाले समय में भी ये चीज देखा जाएगा। लेकिन अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो हुआ था उसकी वजह से पूरा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट आज भी देखने को मिलता है, वो कंटामिनेशन है आज भी। ठीक है, कोई कहता है 3,000 लोगों की डेथ हुई थी, कोई कहता है 8,000 लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें यहाँ पर हैं। और जो पूरा UICL है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ही पूरा ऑलमोस्ट संभालती थी। ठीक है, और उसके बाद यूनियन कार्बाइड को 2001 में अब खरीद लिया गया है। 2001 में किसने खरीदा है? डाउ केमिकल कंपनी, इन्होंने 2001 में खरीद लिया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यही हैं, बहुत वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में भी इसको बोला गया है। इसकी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ICMR ने भी बोला है कि भाई हेल्थ इफेक्ट्स इसके ऊपर काफी हद तक देखने को मिले हैं। और गवर्नमेंट की जो है, प्रॉपरली गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उसमें उन्होंने बताया कि 3,787 पीपल हैव डाइड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट, ऐसा उन्होंने बताया है। तो प्रायोरिटी यही है कि भाई जितने भी लोगों को इससे समस्या होती है, ग्राउंड वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की जरूरत है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और साथ ही साथ इसका आगे का यही इम्पैक्ट हो सकता है कि आगे ऐसी किसी भी चीज को होने से पहले ही बचा लिया जाए। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं कि भाई पहले ही इस चीज को जो है वो एक तरीके से, नहीं, एक तरीके से स्टॉप करने के लिए ही पहले कोशिश होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल वही जो मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था, उसी की वजह से इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हैं। US के जस्टिस डिपार्टमेंट ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के ऊपर, इंडिया के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए हैं। तो अभी USA और इंडिया में काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया की ट्रस्टवर्दीनेस, इंडिया की रेपुटेशन पे काफी ज्यादा सवाल उठ गए हैं। और अगर मान लीजिए ये बात पूरी सच भी हो जाती है, वो निखिल गुप्ता वाली जो मैंने कल की क्लास में भी समझाया था, अगर ये बात सच में निकल के आ जाती है तो बहुत ज्यादा समस्या जो है हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो US जो है वो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है, भारत को विश्वास का उल्लंघन देखने को माना जा रहा है। ठीक है, भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ठीक है, और फिर उनके राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था, वीजा उनका निलंबित कर दिया था। ठीक है, और
यहाँ पर दोहरे मानक जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्या है कि जो खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन है और सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर बमबारी के प्रयास हुए, तो इन सब में यहाँ पर हर जगह पे भारत की ना जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। तो वही है कि अभी इस समय ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो रेपुटेशन है, वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज होने को मिल रही है। ठीक है, तो इंडिया की ग्लोबल इमेज यहाँ पर काफी ज्यादा आप कह लो कि तरीके से ना वो हो रही है। मैं आप इसको क्या एक वर्ड यूज करूं, एक तरीके से इमेज खराब होने की देखने को मिल रही है। तो खालिस्तानी का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, खालिस्तानी के प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से ही है। ये खालिस्तानी कोई जगह नहीं है, ये अकाली दल ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और महाराजा ऑफ पटियाला उन्होंने इसको असल में जो है वो बोला था कि इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करें। तो इंडिया की इमेज यहाँ पर इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा एक तरीके से तितर बितर आप कह लो या हो रही है। इन्वेस्टिगेशन चलेगी एलिगेशंस के ऊपर। अब इसको और डिटेल में हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कवर अप करेंगे। लेकिन यूएसए ने ब्लेम किया है, बिल्कुल किया है, इंडिया के ही ऑफिसर निखिल गुप्ता को, जो कि सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मास्टरमाइंड है, जिसने खालिस्तानी एक्टिविस्ट गुरपवंत सिंह पन्नू को यहाँ पर मौत के घाट उतारा है। ये चीज किसने बोली है? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसी के लिए इंडिया ने यहाँ पर पूरा एक हाई लेवल कमेटी भी बना दी और पूरा चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इल्जाम लगाए हैं तो उस पर अब यहाँ पर पूरा चेक करना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बोला गया कि मिस्टर पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा की सरकार भी इंडिया की सरकार पे इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने यहाँ पर मास्टरमाइंड बनाया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हाईएस्ट लेवल पे चीजें बढ़ती जा रही है। चलिए, अगला आर्टिकल भी हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स की सुसाइड और डेली वेज लेबर्स के ऊपर, क्योंकि अभी 2022 में इंडिया में ये बताया गया है रिपोर्ट के हिसाब से कि सबसे ज्यादा सुसाइड ऑफ फार्मर्स हुई हुई है। और साथ ही साथ 1.7 लाख केसेस वर्कर्स के भी आए हैं। हाईएस्ट सुसाइड रेट 2021 में था, कोविड की वजह से ऐसा बोला था। 2022 में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा सुसाइड देखने को मिली है। इनके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर और लेबर्स वाले जो काम करते हैं उनमें भी ये चीज देखने को मिली है। और साथ ही साथ पहले तो सुसाइड रेट हो गया सबसे पहला, दूसरा डेली वेज वर्कर्स का, तीसरा यहाँ पर अनएम्प्लॉयड पर्सन की भी सुसाइड यहाँ पे देखने को मिली है, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही थे। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहाँ पर कोई भी सुसाइड फार्मर और डेली वेजेस की रिपोर्ट नहीं की गई। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपकी स्टेट्स बच गई, सब जगह पे ये देखा गया है। साथ ही साथ बहुत सी विमेन भी देखी गई हैं 2022 के पूरे ईयर में, जिन्होंने अपनी सुसाइड करके डेथ करी है, 48,000, जिसमें से मैक्सिमम दे आर हाउसवाइफ्स। गर्ल स्टूडेंट्स भी थी, उसके बाद डेली वेज वुमेन थी। अब ये सुसाइड इतनी सारी जो हो रही है, इनका क्या सबसे बड़ा कारण है? मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सबसे बड़ा कारण है फैमिली प्रॉब्लम, दूसरा कारण है मैरिज, तीसरा फिर आगे इलनेस और वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो है चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसमें वही है कि सरकार को जो है एक होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें सबसे ज्यादा वुमेन को यहाँ पर झेलना पड़ता है, चाहे वो डाउरी का मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, रेप केसेस हो अपने ही उसमें। तो वुमेन का जो सबसे बड़ा मेजोरिटी यहाँ पर इशू है, इसको सरकार को ही अंडरटेक करना पड़ेगा और कोई अंडरटेक करने नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें, रिव्यू पॉलिसीज देखना, स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, एक साइकोलॉजी को कॉन्सेप्ट को लेके आना, ये सारी चीजें सिर्फ सरकार के एफर्ट से हो सकती है और कोई नहीं कर सकता यहाँ पर। क्लियर हुआ सबको? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आज मैंने क्वेश्चन दिया है उसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो कि हमारी काफी ज्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन के अंडर आती है। मैंने बताया था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशंस और आईएलओ। लीग ऑफ नेशंस जो है अपना काम करने में सक्सेसफुल नहीं हुई और वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। इसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएन आता है। ठीक है,
लेकिन आईएलओ वहीं का वहीं है। अक्टूबर 1919 में बना था, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज हैं? आईएलओ के अंदर टोटल 186 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 193 यूएन कंट्रीज इसमें से। ठीक है, इनमें अलग अलग 40 से ज्यादा इनके फील्ड ऑफिसेज हैं। हर स्टेट में, हर कंट्री में इनके अलग अलग स्टाफ के ऑफिसर्स भी हैं जो काम करते हैं। तो आईएलओ अपने तरीके से पूरा एक सिस्टम तैयार करती है। आईएलओ जो है यूएन के अंडर ही काम करती है सारा कुछ। और ये लोग, इनकी जो मीटिंग होती है आईएलओ की, वो साल में 3 बार होती है। एक होती है मार्च, जून और नवंबर, जहां पे अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर इंडिया भी इसका मेंबर मतलब है ही, और हम इसके पहले भी कई बार इसके मेंबर रहे हैं काफी काम करने के लिए। तो आईएलओ ने अपनी जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें क्या क्या बातें कही हैं, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। आईएलओ ने बोला है कि भाई 30 लाख वर्कर्स की डेथ होती है क्योंकि वो फिजिकल और मेंटल इलनेस से गुजरते हैं। 79 कंट्रीज, 187 कंट्रीज में से आईएलओ को, ऑक्यूपेशनल कन्वेंशन को वो साइन कर चुकी हैं। साइन करना मतलब रेटिफिकेशन देना। और इंडिया में ये बताया गया है जो वर्कर की प्रोटेक्शन है वो 2020 के एक्ट के तहत चल रही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आईएलओ के बारे में। ज्यादातर जो मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत याद कर लेना, वो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म से, जो यहाँ पर पूरी स्टडी की गई है उससे जुड़ा हुआ। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म पहले तो है कहाँ। ठीक है, अब पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये है कहाँ पर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आती है। जियो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स सब कुछ रिसर्च करती है। हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और इन्होंने यहाँ पर, अभी साइंटिस्ट ने जो भी यहाँ पर रिपोर्ट रिलीज करी है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। अलग अलग यहाँ पर लोकेशन पे चेक किया गया, और उनके हिसाब से उस पूरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि अगर कभी भी अर्थक्वेक के प्रोसेस में कुछ भी स्मॉल कोई भी चीज हो जाती है उसकी वजह से आइनोस्फेयर में कोई मार्क छूटेगा ही। और स्पेस की ऑब्जर्वेशन इन्होंने यहाँ पर चेक करी कि अर्थक्वेक की वजह से आइनोस्फेयर में प्रॉब्लम आती है। सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक का मतलब ही क्या होता है? अर्थक्वेक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक एक्टिविटीज की वजह से कोसेमिक आइनोस्फेयर में डिस्टर्बेंस निकल के आती है। इसे ही हम कहते हैं कोसमिक आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, सीआईपी। जब अर्थक्वेक की और सिस्मिक एक्टिविटीज की वजह से आइनोस्फेयर में डिसरप्शन कॉज होती है तो उसे कहते हैं कोसिस्मिक आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस। क्लियर हुआ? आज का मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य बिल। तो भारतीय साक्ष्य बिल, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस एक्ट। तो वो इसमें क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस लेके आया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब 2023 में नया बिल आया। ठीक है, अब इसने पुराने एक्ट को रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है ना, काफी नए नए एक्ट सारे रिप्लेस कर रहे हैं, वही चीज है। तो अब हुआ क्या है कि असल में पुराना एक्ट था भारतीय साक्ष्य एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 2020, 1872। इसको रिप्लेस करके ये वाला बिल आ गया है 2023 में। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा था लोकसभा में अगस्त 2023 को। ठीक है, पुराने सारी चीजों को जो अच्छी है उसको रिटेन करके नई नई चीजें आएंगी। इन्होंने बोला कि भाई 2 तरीके के साक्ष्य रहेंगे इस बिल में, बता रही हूँ। एक तो डॉक्यूमेंट्री जो आपका लिखा हुआ होगा, और एक होगा ओरल साक्ष्य। डॉक्यूमेंट्री में आप इसको मेन मानोगे, ओरल आप सेकेंडरी रखोगे। ठीक है, और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपके पास आएंगे वो भी आपके सेकेंडरी रहेंगे, द्वितीय ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जितने भी साक्ष्य हैं इनको तो टैंपर कर सकते हैं। टैंपर का मतलब क्या होता है, इसमें तो आप कुछ भी वो कर सकते हो ना, छेड़खानी। तो वही है, अगर टैंपरिंग कर लोगे तो इन्वेस्टिगेशन के समय बड़ी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जरूरी है। सर्टिफिकेट के थ्रू उनको साक्ष्य दिया जाएगा। लॉ कमीशन ने भी काफी सारी बातें कही हैं कि हम इसमें ऐसी ऐसी चीजों को लेके आएंगे, नई नई चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो अभी तो उन्होंने एडमिसेबल एविडेंस जो बोला है वो यही बोला है कि एक रेलिवेंट फैक्ट्स पे बेस्ड आपका एक एड होना चाहिए। पुलिस के कन्फेशंस भी इन्होंने बोले, इन्होंने बोला कि अगर आप पुलिस को कोई भी कन्फेशन करते हो वो एडमिसेबल नहीं होगा। पुलिस कस्टडी का कुछ नहीं मानेंगे, हाँ अगर मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करता है तो केवल उसी को ही माना जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मैप है, राइटिंग है, कुछ भी है, तो वो भी डॉक्यूमेंट के रूप में ही क्रिएट किया जाएगा। और ओरल में क्या क्रिएट किया जाएगा, जो आप कोर्ट के सामने गवाही देते हो, है ना, आप इंक्वायरी के अंदर या कोर्ट के सामने कुछ भी गवाही दे रहे हो, कोई विटनेस आया है, वो आपका इसमें आएगा ओरल में। और डॉक्यूमेंट में मैप, राइटिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एक एविडेंस एक्ट आया है, तो इसको भी याद रखना है। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का इंडिया के लीगल सिस्टम में ये जो है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या बेनिफिट है, क्या चीज है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमसे खूब पूछे जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। बेटर इम्प्रूवमेंट इसमें आई है, वही आप लोगों को यहाँ पर समझाना है। ठीक है, इम्पैक्ट समझ गए ना आप? इम्पैक्ट बता दोगे, ये बता दो ना इसमें। इम्पैक्ट में पूछता है तो आप सीधा लिख देना कि जितने भी बिल्स प्रेजेंट हुए हैं, बहुत सारे आए थे, उसमें से ये वाला बिल जो है सिग्निफिकेंट आया था क्योंकि इसने ये चेंज करे हैं, इसने अलग अलग ये बातें बोली हैं। तो आप ऐसे करके एक्सप्लेन करते जाना कि ये एक मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, नया है, बेनिफिशियल है, लेजिस्लेशन को और बेटर बनाएगा, हमारे फेयर ट्रायल को, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स को और इजी करेगा, कोडिफिकेशन को लेकर के आएगा, एविडेंस को इन्होंने एक हेल्प करा ताकि जस्टिस यहाँ पे इजीली मिल सके, मॉडर्न के हिसाब से किया, पुराने एक्ट को रिप्लेस करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक को भी इंक्लूड किया है, सेकेंडरी भी लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप इसका इम्प्लीकेशन बताओगे तो आप यही बताओगे ये इक्वालिटी के ऊपर काफी फोकस करता है। ठीक है, हर एक को इंक्लूड करके चलता है, जस्टिस देना आसान हो जाएगा और रूल्स इजी हो गए, तो फेयरनेस भी देखने को मिलती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी यहाँ पर ये बरकरार रखता है। तो आप इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट्स के रूप में इस पूरे को एक्सप्लेन करो। चैलेंजेस और बेनिफिट्स भी बताने, क्योंकि क्वेश्चन में चैलेंजेस और बेनिफिट्स दोनों पूछ रहा है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? तो इस प्रकार से आपको ये जो है अपना एक कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, इसको लिखना, कंप्लीट करना। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में और इसके टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।